हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 12 जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इस पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पर कुल आपको 4 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे, जिसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि वाई जेड तल पर x निर्देशांक का मान होता है। अब चूंकि ये वाई जेड तल है तो यहाँ पर x होता ही नहीं है, इस कारण से इसका जो मान होता है वो होता है 0। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। x अक्ष और y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं। इस तल को xy तल कहते हैं। दूसरा यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला तो हो गया xy और दूसरा है यहाँ पर कि निर्देशांक तल अंतरिक्ष को खाली स्थान अष्टांश में विभाजित करते हैं, तो ये करता है 8 अष्टांश में। अगला है यहाँ पर कि क्वेश्चन 3, सत्य असत्य लिखिए। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 0 होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। बिंदु 1 0 2 की x अक्ष से दूरी 1 है, तो ये असत्य है। यहाँ पर अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x y z के रूप में होते हैं, तो बिल्कुल सत्य होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 होते हैं, बिल्कुल सत्य है। एक्स वाई तल में किसी बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं, तो ये होता है एक्स वाई 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांग में विभाजित करती है, तो ये करता है 8 भागों में। एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या है, तो x अक्ष पर स्थित होने के कारण उसके जो y निर्देशांक है वो 0 होगा और z निर्देशांक वो भी 0 होगा। एक बिंदु 1 0 2 किस तल पर स्थित है, तो ये x में भी यहाँ पर हम देखते हैं तो x और z दोनों में बिंदु हैं, इस कारण से ये जो तल है वो होगा zx तल पर। बिंदु 1 3 2 किस अष्टांश में स्थित है, तो यह पहले अष्टांश में स्थित है। बिंदु -1 3 और -2 किस अष्टांश में स्थित है, तो ये स्थित है 6वें अष्टांश में। अब इसके हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं P 1 -3 4 और Q -4 1 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो बिंदु दिए थे हमने उनको माना कि पहला बिंदु जो था ये है P 1 -3 4 और दूसरा यहाँ पर है Q -4 1 और 2। इस पहले के निर्देशांक है वो हम लिखेंगे x1 y1 z1 और इसके लिखेंगे x2 y2 और z2। तो ऐसा मानने पर हमें यहाँ पर इनके मान मिल जाएंगे। x1 का मान 1 है, x2 का मान -4, y1 का मान -3 है, y2 का मान 1 है। ये 1 1 वाले मान होते हैं और ये 2 2 2 वाले मान होते हैं। z1 का मान 4 है और z2 का मान 2 है। यहाँ पर अब हमें दूरी निकालनी थी, तो हम यहाँ लिखेंगे दूरी PQ बराबर, जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जो वैल्यूज यहाँ पर हमने लिखी है वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अंडर रूट के अंदर x2 का मान -4 माइनस x1 की वैल्यू 1 है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 y2 का मान और y1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z2 का मान 2 है माइनस z1 का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है, तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ संख्या घट जाएगी -2 का होल स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4। इन सबको जोड़ देंगे, आ जाएंगे रूट 45 और यहाँ पर हम जोड़े बना के लिखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3√5 इकाई। ये छठा क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार से है। बिंदुओं 2 3 5 और 4 3 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो बिंदु दिए जाते हैं इनके हमें x1 y1
Z1 और X2 Y2 Z2 लिख लेंगे ताकि मान रखने पे हमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही सूत्र है पी क्यू बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सबकी वैल्यूज यहाँ रख देंगे। 4 माइनस 2 घटा लेंगे तो 2 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4 का होल स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जो यहाँ पर हमें मान प्राप्त हुए हैं उनका वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग 4, 0 का 0, माइनस 4 का वर्ग 16, इनको जोड़ देंगे रूट 20 और यहाँ पर गुणनखंड बना के हम लिखेंगे, जोड़े बना के हम लिखेंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे 2√5 इकाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है बिंदुओं -3, 7, 2 और 2, 4, -1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। मैं इसको सीधा केवल बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मान हम लिखेंगे, फिर सूत्र लगा देंगे और गुणा भाग करके वर्ग करके जोड़ के हम इसके आंसर ले आएंगे तो आंसर आ जाएंगे इसका √43 इकाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 8वां, जो क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है कि बिंदुओं -1, 3, -4 और 1, -3, 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप इसी प्रकार से करना है। आप देख सकते हैं इसके भी आंसर आ रहे हैं √104 और जोड़े बना के हम लिखेंगे तो आंसर आ जाएंगे 2√26 इकाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 9वां क्वेश्चन कि बिंदुओं 2, -1, 3 और -2, 1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये भी इसी प्रकार से है। पहले हम x1, x2, y1, y2, z1, z2 के मान लिख लेंगे, सूत्र लगा देंगे और स्क्वायर करके इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और गुणनखंड यानी कि 2 के जोड़े के हिसाब से हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। यहाँ आ रहा है 20, रूट हटाएंगे तो 2√5 आ जाएंगे। इकाई लिखना जरूरी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि दर्शाए कि बिंदु P -2, 3, 5, Q 1, 2, 3 और R 7, 0, -1 संरेख हैं। तो देखिए संरेख बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा यहाँ, तो हम जानते हैं कि संरेख बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। जब एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो हम यहाँ दूरी के सूत्र से हमें संरेख बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर Q और R के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर P और R के बीच की हम दूरी निकालेंगे, यानी कि 3 दूरियां हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर दूरी का सूत्र लगाएंगे जो कि इस प्रकार का है। फिर PQ के लिए हम लिखेंगे, P में क्या होगा, Q वाले को x2 मानेंगे और P वाले को x1 मानेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूले में मान लिखेंगे तो हमें मिलेगा रूट के अंदर, हम एक समझ लेते हैं PQ। फॉर्मूला यही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हुआ, x2 - x1 हम देख रहे हैं PQ में, तो x2 है यहाँ 1 और x1 है -2, तो 1 -2 यानी कि प्लस का 2 हो गया, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 यहाँ पर 1 है, 2 है और y1 यहाँ पर 3 है, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस z2 - z1 यानी कि 3 - 5 हो गया, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे आप, यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर, यहाँ हो गया -1 का स्क्वायर और यहाँ हो गया -2 का स्क्वायर। 9 + 1 + 4 अंडर रूट के अंदर ही लिखना है और तो PQ बराबर आ गया √14 इकाई। ठीक इसी प्रकार से हम QR निकालेंगे, तो QR निकालेंगे तो हमें यहाँ पर ये मान मिलेगा। इस प्रकार से मान मिलने के बाद ये आएंगे अंडर रूट में 56 और इसको सोल्व करके लिखेंगे तो आ जाएगा QR का मान 2√14। समीकरण नंबर 2 इसको दे देंगे, समीकरण नंबर पहले वाले को हम दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ एक और मान निकाल लेते हैं, एक और दूरी निकाल लेते हैं जो है PR की। ये 2 के मान होंगे, ये 1 के मान होंगे। तो इसी प्रकार से हम करेंगे तो यहाँ पर जो दूरियां हैं वो आ जाएगी √126, इसको भी हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो PR बराबर आ जाएगा 3√14। अपने पास 3 मान आए हैं। पहला मान मैं आपको बताता हूँ, पहला मान आया 14 रूट के अंदर, दूसरा आया 2√14 और तीसरा आया 3√14। यहाँ अपने को देख लेना है कि इन दोनों को जोड़ने पर तीसरा मान प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ इसको और इसको जोड़ेंगे तो तीसरा मान मिल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से PQ + QR बराबर क्या हो गया BR हो गया। यदि इस तरह की कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि 2 को जोड़ने पर तीसरी वैल्यू आती है तो हम बोल देंगे
कि जो बिंदु है वो संरेख है, तो इसी वजह से हमने यह लिखा कि बिंदु पी क्यू आर संरेख है। ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन यहाँ पर 11वें नंबर वाला कि बिंदुओं 1 -2 3 और 3 4 -5 को मिलाने से बने रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब अंतः विभाजित आ गया, तो अंतः विभाजित में ध्यान रखें दो विभाजन यहाँ होते हैं। पहला अंतः विभाजन होता है, दूसरा बाह्य विभाजन होता है। दोनों सवाल सेम है करने के लिए। अंत में आपको ध्यान रखना है कि जो सूत्र यहाँ लगेगा उसमें प्लस लिखेंगे और जो बाह्य वाला करते हैं उसमें माइनस हम लिखते हैं। चलिए इसको हम करते हैं ताकि सवाल आपको समझ में आएगा। तो हमने माना बिंदु ज्ञात करना था, तो हमने माना कि जो बिंदु था वो x है यानी कि p है, जिसके निर्देशांक x y z है। जो a 1 -2 3 व b 3 4 -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन का जो सूत्र होता है वो होता है x निर्देशांक के लिए mx2 + nx1 बटा m + n। तो इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। ये 2 2 रहेंगे, ये 1 1 रहेंगे इस वाले में। तो 2 × 3 + 3 × 1 बटा 2 + 3 तो बराबर आ जाएंगे 9/5। y का मान निकालेंगे, तो y वाले के लिए हम y का प्रयोग करना है, x वाले के लिए यहाँ m के साथ n के साथ x का प्रयोग करना है। my2 + ny1 बटा m + n वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पर 2 × 4 + 3 × -2 और अपॉन में 2 + 3 तो ये आ जाएंगे 8 - 6/5 यानी कि 2/5 y का मान आ गया। उसी प्रकार के से हम z का मान निकालेंगे। जो सूत्र बनेगा mz2 + nz1 बटे m + n यानी कि वैल्यूज रखेंगे 2 - 5 + 3 3 बटे में 2 + 3। इसको सॉल्व कर देंगे -10 + 9/5 यानी कि -1/5। तो ये तीनों बिंदु आ गए अपने पास, तो आंसर लिख देंगे। अतः अभिष्ट बिंदु 9/5 2/5 और -1/5 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बिंदुओं 1 -2 3 और 3 4 -5 को मिलाने से बने रेखाखंड को 2:3 में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बाह्यतः करना है, तो मैंने वो बताया कि अंतः आता है तो प्लस करना है, बाह्य आता है तो माइनस करना है। तो हमने उसी तरह से माना कि वह बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y z हैं, जो a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को बाह्य अनुपात 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे x का निर्देशांक निकालने के लिए mx2 - n x1 बटे m - n मान रखेंगे। दो बाद वाले 2 होंगे और पहले वाले 1 1 होंगे। तो 2 × 3 -3 × 1 बटे 2 - 3। इसको सोल्व करेंगे 6 - 3 बटा -1। तो ये 3 बटे -1 माइनस का प्रभाव पड़ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -3। उसी प्रकार से हम y का निकालेंगे my2 - n y1 बटे m - n बराबर 2 4 -3 -2 2 -3। तो ये हो जाएगा 8 + 6 बटे -1 यानी कि 14 बटा -1। तो ये बन गया -14। इसी तरह से हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 19। तो अभिष्ट बिंदु आ जाएंगे अपने पास -3, -14, -19। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। उसके बाद अगला सवाल यहाँ आता है कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु -4 6 10 2 4 6 और 14 0 -2 संरेख हैं। तो जो बिंदु दिए थे हमने उनको मान लिया कि ये a -4 6 10 है, ये b 2 4 6 है और ये c 14 0 -2 है। हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है, इसलिए हमने माना कि इस ए बी रेखा को कोई p बिंदु के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो लिखा हमने माना कि बिंदु p ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक में सूत्र वही है। वहाँ पर हमें m में k और n में 1 रखना है, यानी कि हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है kx2 + x1 बटा k + 1 ky2 + y1 बटा k + 1 kz2 + z1 बटा k + 1। ये हमने लिखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ ले रहे हैं a और b को। किसको ले रहे हैं, a और b को ले रहे हैं। तो ये वाले तो हो जाएंगे 2 2 वाले मान यानी कि x2 y2 z2। ये हो जाएंगे 1 वाले मान यानी कि y1 x1 y1 और z1।
तो वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे तो हमें इस प्रकार से मान मिलेंगे k इंटू 2 प्लस माइनस 4 बाई के प्लस 1, k4 प्लस 6 बाई के प्लस 1, k6 प्लस 10 बाय के प्लस 1। इसको सोल्व कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2k माइनस 4 बाय के प्लस 1, 4k प्लस 6 बाय के प्लस 1, 6k प्लस 10 बाय के प्लस 1। अब हमें ये जांच करनी है कि पी का कौन सा ऐसा मान है जिसके लिए संपाती होगा। तो हमारे पास एक और बिंदु था जो था यहाँ पर 14। हम 14 को ले लेते हैं और 14 की जो तुलना है वो इस 2k माइनस 4k प्लस 1 के साथ में कर लेते हैं। तो हमने ये माना कि आइए अब हम जांच करें कि k के किसी मान के लिए बिंदु P बिंदु C के साथ संपाती होगा। तो ये 14 हमने माना और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये आ जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ करा, इसका इसके साथ करा, तो 14k प्लस 14 बराबर 2k माइनस 4। पक्षांतर करेंगे 14k माइनस 2k बराबर माइनस 4 माइनस 14, तो ये बच जाएंगे 12k बराबर माइनस का 18। तो k बराबर यहाँ से आ जाएंगे माइनस 18/12 और सोल्व कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2। तो यहाँ पर k का मान हमें क्या मिला है, k का मान हमें क्या मिला है, माइनस 3/2 मिला है। अब इस माइनस 3/2 के मान को हम इस वाले में भी रखेंगे और इस वाले में भी रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद यदि हमें ये मान वापस प्राप्त हो जाते हैं 0 और 2, तो हम बोलेंगे कि ये संपाती है। देखिए k का मान इसमें रखा 4k प्लस 6 बाय के प्लस 1 में, तो इस प्रकार से मान मिला 4 माइनस 3/2 प्लस 6 बाय माइनस 3/2 प्लस 1। इस 2 से 4 कर दिया, देखिए 2 बार और 2 का 3 में इंटू कर दिया तो 6 आ गया माइनस का, प्लस का 6 बटा माइनस 3/2 प्लस 1, 6 से 6 कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बच गया। तो देखिए ये जो दूसरा निर्देशांक था ये भी हमें मिल गया 0। अब -2 यदि आ जाता है तो संपाती है, नहीं आता है तो संपाती नहीं है। तो ये हो गया 6k प्लस 10 बटा k प्लस 1, 6 कोष्टक में माइनस 3/2 प्लस 10, 2 से तो ये 6 कट गया, 3 बार काट सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, जैसा आपको हल करना चाहते हो वैसे आप हल कर सकते हो। चलिए बिना काट के कर रखा, नहीं काटते हैं इसको। 6 और ये 2 एज इट इज, 6 का इंटू 3 में कर दिया माइनस 18/2 प्लस 10/1 और बटे में संख्या थी एज इट इज थी। उसके बाद एलसीएम लेके हम इसको जोड़ देंगे और ये आ जाएंगे माइनस के 18 प्लस 20/2 माइनस 3 प्लस 2/2। इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 2 बच गया और नीचे क्या बच गया माइनस का 1 बच गया। यानी कि देखिए हमें इसका मान क्या मिल गया माइनस का 2, यानी कि हम वही बिंदु ला रहे हैं जो यहाँ पे दिया हुआ था। तो हम लिखेंगे इसलिए C 14 0 - 2 वही बिंदु है जो AB को 3:2 के अनुपात में विभक्त करता है और वही P है, दोनों सेम है। अतः बिंदु A B और C क्या है, संप्रेरक बिंदु है। उसके बाद लास्ट सवाल इस पार्ट का जो दिया है कि बिंदुओं 4 8 10 और 6 10 -8 को मिलाने वाला रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त करता है उसे ज्ञात करो। YZ दिया हुआ है तो YZ में क्या है कि X नहीं होता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो दिया हुआ था हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि माना कि YZ तल पर बिंदु XYZ पर A 4 8 10 और B 6 10 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करता है तो P के निर्देशांक, तो ये फॉर्मूला होता है जब K अनुपात 1 में विभाजित करता है KX2 प्लस X1 बाय K प्लस 1, KY2 प्लस Y1 बाय K प्लस 1 और KZ2 प्लस Z1 बटा K प्लस 1। यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएंगे 6K प्लस 4 बटा K प्लस 1, 10K प्लस 8 बटा K प्लस 1 माइनस 8K प्लस 10 बटा K प्लस 1। अब हमने सवाल में देखा है कि जो B बिंदु है वो YZ तल पर स्थित है, इस कारण से इसका X निर्देशांक कैसा होगा, 0 होगा। तो हम इसके जो तुलना है वो 0 के साथ कर देंगे, यानी कि 6K प्लस 4 बटा K प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6K प्लस 4 बराबर 0, 4 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 6 के बराबर मिल जाएगा माइनस का 4 और K की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 2/3। अब हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी अनुपात आता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता, यानी कि यहाँ पर तो मान माइनस का प्राप्त हुआ लेकिन हम अनुपात में इस माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे। माइनस यहाँ पर ये बताता है कि यह इसको बाह्य अनुपात में बांटता है,
यदि प्लस होता तो अंतः विभाजित करता, माइनस होता है तो क्या होता है, बाह्य अनुपात में विभाजित करता। तो हम आंसर लिख देंगे यहाँ पर। अतः YZ तल AB को 2:3 में बाह्य विभाजित करता है। तो